गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया आखिर दिखता कैसा है, उसका विरुलेंस फैक्टर क्या है, पैथोजेनिसिटी का मैकेनिज्म क्या है और क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स वो प्रोड्यूस करता है। तो आगे लैब डायग्नोसिस पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप देना चाहूँगी कि ये जो है क्या एक क्लब शेप्ड बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट रहता है। ये जो है चाइनीज लेटर अपीयरेंस देखता है, इन्वर्टेड एल शेप का रहेगा। ये इसका विरुलेंस फैक्टर होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो कि एक फेज कोडेड टॉक्सिन है। आयरन चाहिए उसकी इस टॉक्सिन को कोड करने के लिए। ये टॉक्सिन जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक्टिव फ्रैगमेंट और बाइंडिंग फ्रैगमेंट। बाइंडिंग फ्रैगमेंट की मदद से वो सेल के अंदर एंटर करेगा और एक्टिव फ्रैगमेंट इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करके प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा कि ये मुंह में हमारे क्या सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा टॉन्सिल के ऊपर, जो जिसे हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा फॉशल डिप्थीरिया। उसके अलावा जो है ये क्या करेगा, हमारी जो नेक में स्वेलिंग कॉज करा देगा, बुल नेक अपीयरेंस। उसके अलावा ये जो है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके मसल्स को का इन्फ्लेमेशन करेगा। हार्ट की मसल्स के कारण मायोकार्डाइटिस होगा, नर्व्स का इन्फ्लेमेशन होगा, क्रेनियल नर्व पाल्सीज होगा, पैरालिसिस होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। अगर ये डिप्थीरिया जो है लैरिंग्स में फॉर्म हो गया, लैरिंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन होके रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिसके कारण डेथ हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे टॉक्सिन्स के मैनिफेस्टेशन। और अगर बैक्टीरिया खुद जो है ब्लड में मूव करके हमारा कुछ मैनिफेस्टेशंस करता है, जो कि पंच्ड आउट लीजन वो स्किन पे प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो ये बात हो गई हमारी सारी क्लिनिकल फीचर्स की। इतनी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, आइसोलेशन। कि आखिर कौन सा ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन क्या केवल आइसोलेशन काफी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है डिप्थीरिया, हर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ तो बेचारे बहुत ज्यादा मासूम होते हैं। केवल वही डिप्थीरिया जिसको ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है, वही टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। तो एक बार बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उससे उसके अंदर से आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया। अब हमें पता लगाना है कि ये वो मासूम बैक्टीरिया है कि खतरनाक वाला बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप माइक्रो पढ़ रहे हैं तो ये 2 स्टेप आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आप पीएसएम पढ़ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइपिंग। मतलब ये डिप्थीरिया भी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से कौन सा टाइप है, ग्रेविस, मीडियस, इंटरमेटिस, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आइसोलेशन से। तो बैक्टीरिया को अब हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब आइसोलेट, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका मुंह खोला, उसके मुंह में सूडो मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया या मुंह का कोई स्वैब ले लिया। तो ये हो गया हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन। उसके बाद जो है स्पेसिमेन को हम लोग डायरेक्ट इसके नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अब ग्राम स्टेनिंग में तो हम लोग जानते हैं डिप्थेरॉइड्स और जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया उतना ज़्यादा डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था, स्पेशली हम लोग क्या कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, पान। पान में एक क्या था हमारा, एल्बर्ट स्टेन। एल्बर्ट स्टेन में हमारा ग्रीन बेसिलाई दिखेगा और उसमें ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि कैसा अपीयरेंस रहेगा, क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट या फिर चाइनीज लेटर अपीयरेंस। तो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लिया। फिर उसको हम लोग ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर करने के लिए दो मीडियम होते हैं, एनरिच्ड मीडियम और सेलेक्टिव मीडियम। एनरिच्ड मीडियम में आता है ब्लड अगार, चॉकलेट अगार और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉफलर सीरम स्लो, जो कि बेस्ट होता है ग्रैन्यूल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसमें पहले 7 से 8 घंटों में ही जो है हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ग्रो करता है। और उसके बाद इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है ना कि डिप्थेरॉइड्स भी ग्रो होने लगते हैं, लेकिन वो 8 घंटे बाद डिप्स ग्रो होंगे। इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम टेल्यूराइड अगार, जो कि एक सेलेक्टिव मीडियम है। इसमें इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जो कि डिप्थेरॉइड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इसीलिए सेलेक्टिव मीडियम जो कि पोटेशियम टेल्यूराइड अगार है, उसमें हमें ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेगी 48 आवर्स के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है कि अल्सरेंस और सूडो ट्यूबरकुलोसिस, जो कॉर्नीबैक्टीरियम के कुछ टाइप्स हैं, वो भी जो है ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाते हैं पोटेशियम टेल्यूराइड अगार में। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते हैं यूरिएज टेस्ट।
कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया यूरिएस नेगेटिव होते हैं, अल्सरेंस और सूडो ट्यूबरकुलोसिस यूरिएस पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से आइसोलेशन के स्टेप्स हुआ, मेरे साथ रिपीट कीजिए। स्पेसिमेन कलेक्ट कीजिए, उसे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, कल्चर किया और फिर बायोकेमिकल टेस्ट, यूरिएस टेस्ट। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का आइसोलेशन। फिर पता लगाना है भाई कि ये मासूम सा हमारा डिप्थेरिया है कि वो खतरनाक वाला डिप्थेरिया है जो कि टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और इतने सारे मैनिफेस्टेशंस करेगा। तो टॉक्सिन डिमॉन्स्ट्रेट करने के दो तरीके हैं। एक क्या है, इन वीवो मेथड। इन वीवो मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमने बैक्टीरिया आइसोलेट किया है उसे एक पिग के अंदर डाल देंगे। अब अगर वो बैक्टीरिया जो है मासूम होगा तो वो कोई टॉक्सिन सिक्रीट नहीं करेगा, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं आएंगे, पिग हमारा बच जाएगा। वहीं अगर वो खतरनाक डिप्थीरिया हुआ तो वो क्या करेगा, पिग के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा इन विवो मेथड। लेकिन बेचारे जानवर की जान खतरे में क्यों डालनी, अब हमारे पास अच्छे तरीके मेथड है। तो अब हम लोग इन विट्रो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इन विवो मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन विट्रो मेथड में आता है सबसे पहला हमारा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये एक डबल डिफ्यूजन है, टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या टॉक्सिन को डिटेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी टॉक्सिन के खिलाफ हमने बनाया एंटी टॉक्सिन, और बीच में ये जो स्ट्रिप है हमारी वो है एंटी टॉक्सिन की, और यहाँ पे है हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो हमने आइसोलेट किया। अब ये जो है डिप्थीरिया क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन, और यहाँ से आ रहा है हमारा एंटी टॉक्सिन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन दोनों आपस में भिड़ेंगे और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे हमारा ये लाइन प्रोड्यूस हुआ। अगर ये लाइन प्रोड्यूस हुआ मतलब ये बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है। अगर कोई लाइन प्रोड्यूस नहीं हो रही मतलब ये बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हमारा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट हुआ। उसके अलावा टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा है, इम्यूनोक्रोमेटिक मेथड है। उसके अलावा अभी टॉक्सिन जो है सिक्रीट हो रहा है मतलब कोई जीन होगा, तो उस जीन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू। तो डिप्थीरिया डीटी जीन हो गया, टॉक्स जीन हो गया, इनको डिटेक्ट करेंगे पीसीआर के थ्रू। अगर ये जीन प्रेजेंट है मतलब वो टॉक्सिन सिक्रीट करेगा। तो ये हो गए हमारे इन विट्रो मेथड्स टू डिटेक्ट द टॉक्सिन। आइसोलेशन, टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप माइक्रो पढ़ रहे हैं आपके लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन अगर आप पीएसएम में जाएंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है, एपिडेमोलॉजिकल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैक्लियोड्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो हमारे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है उसको हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटिस। बेल्फेंटी एक नया वेरिएंट है जो कि नाइट्रेट नेगेटिव वेरिएंट है हमारे माइटिस का, जिसे हम फोर्थ बायोटाइप भी बोलते हैं। अब ग्रेविस कैसा दिखता है, इसकी होती है डेजी हेड कॉलोनी। ये डेजी फ्लावर है। अब देख रहे हैं इसकी कॉलोनी में जैसे ये रहा हमारा इसका सेंटर और इससे जो है फ्लावर्स निकले हुए हैं, तो ये जो है कॉलोनी डेजी के थ्रू दिख रही है। इंटरमीडिएट्स की जो है कॉलोनी कैसे, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे, जैसे कि मेढक के अंडे, फ्रॉग्स एग कॉलोनी। और ये जो माइटिस है वो कैसा दिख रहा है, हमारा पोच्ड एग के जैसा दिख रहा है, पोच्ड एग कॉलोनी। ग्रेविस जो है स्टार्च को फर्मेंट करता है, इंटरमीडिएट्स और माइटिस स्टार्च को फर्मेंट नहीं करते हैं। ग्रेविस एपिडेमिक कॉज कराता है, इंटरमीडिएट्स और माइटिस एंडेमिक कॉज कराते हैं। ग्रेविस के जितने भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो मोस्टली हेमोरेजिक मतलब वो ब्लीडिंग और पैरालिसिस ज़्यादा कराता है। इंटरमीडिएट्स वाले जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज कराते हैं, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। और माइटिस वाले जो डिप्थीरिया है वो ऑब्स्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप। तो लैब डायग्नोसिस में आइसोलेशन, टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन और टाइपिंग। अब क्या केवल डायग्नोस करने से काफी होगा, अरे डॉक्टर बनने जा रहे हो, ट्रीटमेंट भी तो दोगे बेचारे पेशेंट को। तो उसको ट्रीट कैसे करोगे, ट्रीटमेंट करने के लिए जो बैक्टीरिया जो ये टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है उसको ही मार दो। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। लेकिन बैक्टीरिया को ही मारना काफी होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया ने टॉक्सिन रिलीज किया है वो टॉक्सिन ही तो मेन सारी मैनिफेस्टेशंस करा रहा है। तो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या देना होगा, एंटी टॉक्सिन। और जो है एंटी टॉक्सिन जो है हम पेशेंट को देंगे जो कि वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो ये बात हो गई हमारी ट्रीटमेंट की। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें,
अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या देते हैं? वैक्सीनेशन। हम सबको बचपन में लगा होगा डीपीटी। आजकल चलता है पेंटावेलेंट, मतलब 5 वैक्सीन को हम लोग एक साथ देते हैं। एक तो डीपीटी हो गया हमारा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, साथ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी। इन पांचों वैक्सीन को हम लोग एक साथ देते हैं 6, 10 और 14 हफ्तों पे। 0.5 ml हम लोग इसका डोज रहता है। उसके अलावा डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वो लगती है, पहली बूस्टर डोज 16 महीने पे, दूसरी बूस्टर डोज लगती है 5 से 6 साल की उम्र में। तो ये हो गया हमारा डिप्थीरिया टॉक्सिन का, डिप्थीरिया से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग डिप्थीरिया को सिर्फ सोलो वैक्सीन भी तो दे सकते थे, साथ में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिसिस कंपोनेंट है ना, ये एक एडजुवेंट की तरह एक्ट करता है। एडजुवेंट मतलब ये डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन की इफेक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसीलिए इस वैक्सीन को हम लोग साथ में देते हैं। अब आप लोगों ने एक बात देखी, यहाँ पे हम लोग जो डिप्थीरिया जो वैक्सीनेशन में यहाँ पे हम लोग जो है टॉक्साइड इस्तेमाल करें, मतलब ये जो है टॉक्साइड इस्तेमाल करें, मतलब हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनेगी वो किसके खिलाफ बनेगी? टॉक्सिन के खिलाफ बनेगी। बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं बनती है। इसीलिए जो आजकल देखा जा रहा है, धीरे धीरे क्यूटेनियस डिप्थीरिया के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यूटेनियस डिप्थीरिया किसके खिलाफ, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये वैक्सीन हमें लग रही है टॉक्सिन की। तो टॉक्सिन से प्रोड्यूस होने वाले मैनिफेस्टेशन से हम प्रिवेंट हो जाते हैं, हमारे पास इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन जो बैक्टीरिया खुद कॉज करा रहा है, क्यूटेनियस डिप्थीरिया, उसके खिलाफ हमारे पास इम्यूनिटी नहीं रहती। इसीलिए क्यूटेनियस डिप्थीरिया के केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इस वैक्सीन में जो ये पर्ट्यूसिस कंपोनेंट रहता है ना, ये जो है जो हमारी नर्व्स को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करता है और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए इसका जो रहता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव सिंड्रोम प्रोड्यूस हो सकता है। इसी के कारण ऐसे पेशेंट जिनको कोई पहले से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें हम ये वैक्सीन नहीं देंगे। या ऐसे बच्चे जिनको पहले कोई उस पहली डोज देने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे बच्चों को भी हम डीपीटी नहीं देंगे। या वो बच्चे जिनकी 6 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, उनमें ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये बात हो गई हमारी वैक्सीनेशन की, जिसके थ्रू जो है हम डिप्थीरिया को प्रिवेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया खत्म। थैंक यू सो मच।